जब भी कोई औरत जानबूझकर अपने घर के दहलीज को अपने संस्कारों के तहत पार करती है तो समझ लो उस दिन से उसका जो अपना परिवार होता है अब उसी की वजह से तहस महस हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने संस्कारों को इस तरह ताक पे रखती है जिसकी वजह से वह कई लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह कर जाती है। लेकिन एक दिन खुद जाकर अब टुकड़ों में पुलिस के सामने आती है। लेकिन पुलिस की टीम जब सच्चाई सबको सामने अब लाती से सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा सा जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है अब लखनऊ, और लखनऊ में ही एक जाना माना विश्वविद्यालय है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अब 23 मार्च का ही। अब सुबह का टाइम होता है तो एक पार्किंग होता है और ठीक बाउंड्री वाल के बाहर अब सुबह के टाइम जो होते हैं कुछ है स्टाफ के जो लोग होते हैं मौके पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए अब उस रास्ते से गुजरना जब शुरू कर देते हैं तो उनकी जो नज़र होता है जाकर अब फुटपाथ पर पड़े एक बैग पर पड़ता है और बैग काफ़ी बड़ा होता है। उनके मन में शंका होने लग जाता कि हो सकता कोई व्यक्ति अब मॉर्निंग वॉक के लिए आया हो और सुबह यह बैग यहीं रख कर अब वॉक पे चला गया हो सकता लौटते वक्त वापस ले ले। अब जब मॉर्निंग वॉक के जो व्यक्ति होते हैं वह कुछ दूर चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बीत जाता, दोबारा लौटते देखते हैं कि अरे यह बैग तो यहीं पड़ा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का यह बैग होता है तो आके ज़रूर ले जाता। उनके मन में शंका होने लग जाता कहीं इसमें कोई विस्फोट पदार्थ तो नहीं है। अब उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है शंका वक्त वहाँ के थाना कृष्णा नगर में दे देते हैं और थाना प्रभारी इधर अब दिनेश मिश्रा जैसी खबर पाते तो उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेकर वहीं पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उन व्यक्तियों के इशारा पाने के बाद अब बैग के करीब जब जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ सही में बहुत बड़ा बैग है। और जिज्ञासा वक्त जो होता है वहाँ के कुछ सिपाही कर्मी होते हैं बैग को आनंद फानन बड़ी जल्दी खोलते हैं तो उसमें अब 2 पॉलीथीन निकलता है। एक पॉलीथीन जब खोलते हैं तो उसमें किसी महिला का अब सर और दाहिना हाथ निकलता है और दूसरी पॉलीथीन जब खोलते हैं तो उसमें बायां हाथ और 2 पैर निकलते हैं, लेकिन दाहिने हाथ में एक सोने की अंगूठी भी होती है। लेकिन उम्र वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जब देखते हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाता है कि बस करो इस महिला की उम्र लगभग यही 35 से 40 साल के आसपास होगी। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ जो राहगीरी होते हैं उनसे कुछ पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस अनजान महिला की डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस की टीम वहाँ काफ़ी उलझन में पड़ जाती है। अब पुलिस के सामने एक और चैलेंज आ जाता है कि आखिर जो होता है इस महिला का धड़ कहाँ चला गया। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी और डॉग ऑस्कर टीम फोरेंसिक टीम को भिजवा देती है। अब डॉग ऑस्कर की टीम फोरेंसिक टीम जब पहुँचती है तो अपने हिसाब से अब यह धड़ की तलाशी करती है, काफ़ी जगह खोजबीन करती है, लेकिन उस महिला के अब धड़ का आता पता नहीं चलता है। वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं। पुलिस की टीम सोचती है कि हो सकता है इस महिला के हाथ में जो टैटू है और जो सोने की अंगूठी है इसको देखकर लोग शिनाख्त कर लें, लेकिन वहाँ जो खड़े व्यक्ति होते हैं वह शिनाख्त करने से इनकार कर जाते हैं। पुलिस की टीम भी अब समझ जाती है कि बस करो यह जो मामला है यह मामला घरेलू रिश्ते को लेकर बना हुआ है, क्योंकि घरेलू की वजह से इस महिला के साथ बड़े बेरहमी तरीके से पेश आया गया है। और पुलिस की जो टीम होती है वहाँ लोगों से पूछताछ करने के बाद शिनाख्त ना होने पाने की वजह पुलिस की टीम बॉडी का वही अपने हिसाब से पार्टों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद वहीं जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है वहीं पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। वहाँ के जो एसएचओ साहब होते हैं उसी वक्त एक्शन में आते हैं। सुनने आने के बाद सबसे पहले उस महिला का शिनाख्त करने के लिए अब जितने भी अपने नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं जिले वाइज उनमें सूचना भिजवा देते हैं वायरलेस द्वारा, कहीं कोई महिला का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज हो तो हमें इस चीज़ की सूचना भिजवाएं। इधर एसएचओ साहब और थाना प्रभारी दिनेश मिश्रा जो होते हैं उस अनजान महिला की डेड बॉडी के शिनाख्त के लिए अब एरिया में लग पड़ जाते हैं, काफ़ी मुखबिरुक वेलट कर देते हैं। लेकिन इधर जैसे सुबह का टाइम होता है उसी वक्त अब बीबी खेड़ा निवासी
इधर कृति सिंह होती हैं, अब जो दूध लेकर मौके पर अब लौट रहे होते, लेकिन जैसे ही काशीराम कॉलोनी के अब पीछे पहुँचते तो उनके नाक में बड़ी तेज़ से गंध आती है। कृति सिंह को बड़ा अचंभा लगता है। जब अचंभा लगता तो उसी वक्त उस अचंभे भरे अब एहसास को कर कर आगे जब बढ़ती देखती कि वहाँ पर 2 काले कलर की पॉलीथीन रखी हुई है। अब देखते हैं उनके मन में शंका हो जाता है। उसी वक्त कृति सिंह ज्योतिष की जो सूचना होता है अब कमरे पर आकर अपने पति को दे देते हैं। उसके अपने जब पति खबर पाते हैं तो कृति को अपने साथ लेते हैं और ठीक वहीं पहुँचते हैं जहाँ पर कृति अब काले कलर की पॉलीथीन देख कर आई हुई थी। कृति के साथ उसका अपना जो पति होता है मौके पर जब पहुँचता है, ठीक है हैमिल्टन जो स्कूल होता है उसी के पीछे, और वहीं पर मौके पर कृति इशारा मारती है। लेकिन जब इशारा मारती तब तक वहाँ 4-5 राहगीर भी आ जाते हैं और राहगीरी की मदद से कृति जो तो वहाँ पास जाती देखती कि उसमें किसी महिला का अब धड़ पड़ा हुआ है। तुरंत इसकी जो सूचना होता है उस इलाके के नज़दीकी थाना क्षेत्र अब पारा में दे देती है। इस तरह का सूचना पाने के बाद वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब होते खबर पाने के बाद चंद मिनट के अंदर हैमिल्टन स्कूल के पीछे पहुँचते और देखते कि सही में उसी पॉलीथीन में किसी महिला का अब धड़ पड़ा हुआ है। उसी वक्त वहाँ के इंस्पेक्टर साहब एक्शन में आ जाते हैं क्योंकि उनको भी यकीन हो जाता है कि बस करो, अभी 23 मार्च सुबह के टाइम में जो होता है इधर जो डॉक्टर राम मनोहर विश्वविद्यालय है उसी के पार्क में ही एक महिला का अब सर और साथ में 2 पैर 2 हाथ बरामद हुए हैं। बस करो, वह बरामद टुकड़े जो होते हैं इसी धड़ के हैं। उसी वक्त उसकी जो टीम होती है इसकी जो सूचना होता है अब किसड़ा नगर थाने में भेजवा देते हैं। वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं दिनेश मिश्रा जैसी खबर पाते हैं वह भी घटना पर पहुँचने के बाद वह देखते हैं इधर धड़ को उनको यकीन हो जाता है। लगभग 6 किलोमीटर नगर इलाके में मिली तो उस बॉडी से मैच कराने के लिए फोरेंसिक टीम की मदद लेती है। फोरेंसिक टीम जो है बॉडी को इकट्ठा करती है और इधर टेस्ट के लिए भेज देती है। पुलिस की टीम इस केस को सुलझाने के लिए अब लग पड़ जाती है। इसलिए पुलिस की टीम अब उस घटना पर जितने भी मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं सभी की निगरानी करने लग जाती है। लेकिन जब पुलिस निगरानी करती है इधर जाकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सिर्फ पार्क के इर्द गिर्द के कैमरे के तो पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो होता है वहाँ आया हुआ था, लेकिन उसका जो चेहरा होता है वह साफ नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो उसकी टीम बड़े में पड़ जाती है कि आखिर जो होता है चेहरा साफ भी नहीं दिख रहा है और इस अनजान महिला की डेड बॉडी का शिनाख्त कैसे होगा। इसलिए पुलिस की टीम इस केस को सुलझाने के मुखबिरों के ऊपर अलर्ट कर देती है कि आप जल्द इस महिला का शिनाख्त करवाने में हमारी मदद कीजिए। और मुखबिर भी लग पड़ जाते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन जैसे ही अब वही 26 मार्च का वक्त होता है तो उसी वक्त पारा थाने में एक व्यक्ति पहुंचता है। अपना नाम अब बाबूलाल कन्नौजिया बताता करने लग जाता कि ठीक साहब हम इसी इलाके के रहने वाले हैं। साहब हमारा ही अपना छोटा भाई है सुनील कन्नौजिया, जिसकी उम्र लगभग साहब 40 साल के आसपास है, जो ठीक 2 हफ्ते से लापता है। साहब उसकी अपनी पत्नी भी है इधर भारती पांडे जो होती है मौके पर अपने एक बेटे को लेकर जो होता है ठीक न्यू काशीराम जो कॉलोनी पड़ता है वहीं पर रहा करती थी। लेकिन साहब उसका भी आता पता नहीं चल रहा है। और पुलिस की जो टीम होती है बात जब बाबूलाल सुनती है, सुनने के बाद उसी वक्त समझ जाती है कि मामला और गंभीर है और पुलिस की टीम करने लग जाती है कि आपके पास जो होता है इधर आपके छोटे भाई सुनील कन्नौजिया या आपकी जो भयो लगती है भारती पांडे का फोटो है। तो बाबूलाल जो पांडे होते हैं उसी समय इनकार कर जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है सुनील का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है और बाबू पांडे को जो होता है उसी समय हिदायत देती है कि आप जल्द अपने भाई का कहीं ना कहीं खोजबीन कर रही, हम भी अपनी टीम लगा बैठते हैं। और इधर बाबूलाल जो होते हैं अपने भाई की तलाशी करने के लिए अब दर तलाशी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं पर भी भारती पांडे का और सुनील कन्नौजिया का तो पता नहीं चलता है। और पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी अचंभे में पड़ जाती है। लेकिन जब अचंभे में पड़ती है तो ठीक जो होता है 11 अप्रैल को पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है बाबूलाल कन्नौजिया के पास पहुंचती है और उनके अपने साथ लेती है। लेकिन जहां पर इधर उनका अपना जो छोटा भाई होता है सुनील कन्नौजिया और साथ में उनका जो अपना भयो होता है भारती पांडे, जिस मकान मालिक के पास मौके पर रह रहे होते, पुलिस की टीम वहाँ उसी मकान मालिक से संपर्क करती है। लेकिन जब कमरे पर पहुँचती है
तो पता चलता है कि कमरे पर मौके पर ताला लटका हुआ है। पुलिस की जो टीम होती है अब मकान मालिक संपर्क करती है। अनिल जैसे ही पहुंचते हैं मकान मालिक तो पुलिस को कहने लग जाते कि साहब हमारे यहाँ लगभग 4 से 5 महीने पहले जो होता है इधर भारती पांडे रहने के लिए आई हुई थी। इसका किराया साहब सिर्फ 1800 रुपये था। अपने एक बेटे राजकुमार के साथ यहाँ रह रही थी। साहब उसका जो अपना पति होता है मौके पर राम गोपाल पांडे जो होली ग्राम स्कूल के नाका है वहीं पर अब नौकरी करता है और मौके पर वहाँ भी वह रहा करती थी। बस इसी बात की हमें जानकारी है और पुलिस की टीम जैसी खबर पाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है और जाती कमरे पर ताला टूटती अंदर जब घुसती है। घुसने के बाद पुलिस की टीम जब नज़ारा देखती तो पता चलता कमरे में जो सामान होता है सब इधर उधर पड़े होते हैं। पुलिस की टीम छत पे जब चढ़ती देखती है कि जो टंकी उसी टंकी पर एक राड रखा हुआ था, उसी राड पर कुछ गीले कपड़े रखे हुए थे। लेकिन पुलिस की टीम जब गीले कपड़े के ऊपर नज़र मारती है तो पता चलता है कि उस पर तो काफ़ी सारे ब्लड लगे हुए हैं। पुलिस का शंका बढ़ जाता है कि बस करो भारती पांडे की जो हत्या है ठीक इसी कमरे में की गई है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सारा का सारा शंका सुनील कनौजिया के ऊपर मरती है। लेकिन इधर बाबूलाल कनौजिया के द्वारा ही पता चलता है कि इधर भारती पांडे जो होती है सुनील कनौजिया की तीसरी पत्नी बनी है। पुलिस की टीम तुरंत सुनने के बाद चम्मे पड़ जाती। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो मामला ऊंचा पूछा है। लेकिन पुलिस के सामने यही चैलेंज बन जाता कि आखिर सुनील कनौजिया है कहाँ। इसीलिए पुलिस की टीम होती है सबसे पहले सुनील कनौजिया के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक गोंडा पहुँचती है जहाँ पर राम गोपाल पांडे का अपना पैतृक अब गाँव होता है। वहाँ जब पहुँची राम गोपाल पांडे से मुलाकात किया जाता है। राम गोपाल पांडे से मुलाकात करने के बाद पुलिस की टीम उससे पूछताछ करती है। राम गोपाल पांडे कहने लग जाता कि साहब हमारी जो पत्नी होती है हमें लगभग 4 साल पहले छोड़कर जा चुकी है। हमारे जो जीवन थे बड़े खूबसूरत तरीके से थे। 8 साल तो बीते थे लेकिन ना जाने क्या हो गया। सुनील नाम कनौजिया नाम का शख्स आया और हमारी पत्नी के साथ ऐसा कुछ कारनामा किया जिसके वजह से हमारी पत्नी हमें छोड़ने का फैसला तक ले ली। लेकिन हम साहब दोबारा उसकी ज़िंदगी में दखल देने की कोई हुदारत नहीं की। पुलिस की टीम राम गोपाल पांडे की सारी बात जब सुनने के बाद पुलिस की टीम कहने लग जाती कि एक बार आप हमारे साथ थाने चलिए। यह बात जैसे राम गोपाल पांडे सुनते हैं उसी वक्त पुलिस की टीम साथ है। अब किसान नगर थाने पहुँच पुलिस की जो टीम होती है एक फ़ोटो दिखाती। उसी फ़ोटो में जो होता है उस अनजान महिला की डेड बॉडी का दाहिने हाथ का एक गुदा हुआ टैटू होता है और अंगूठियाँ होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं। और जैसे ही राम गोपाल पांडे के सामने रखा जाता है उसी वक्त देखते ही सिनात कर लेता करने लग जाता कि साहब यह जो कपड़े हैं जो सोने की अंगूठियाँ हैं और टैटुआँ हैं या तो हमारी अपनी जो पत्नी होती हैं भारती पांडे के हैं। पुलिस की टीम जब यह बात सुनने के बाद पुलिस के मन में अब थोड़ी बहुत शांति मिलती है कि बस करो हमारे जो हाथ है वह बड़ी जल्दी हत्यारे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मकसद यही बन जाता कैसे न तैसे कर सुनील कनौजिया अब हमारे कस्टडी में आए। इसीलिए पुलिस की टीम होती है अब सबसे पहले सुनील कनौजिया की तलाशी करने के लिए उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और लाल लोकेशन जब निकालती पता चलता है कि सुनील कनौजिया के मोबाइल के द्वारा जो होता है भारती पांडे के मोबाइल पर कॉल आया हुआ था वह भी 22 मार्च को। लेकिन 22 मार्च के शाम के टाइम अचानक भारती पांडे का मोबाइल बंद हो जाता है। पुलिस की टीम में पड़ जाती कि बस करो 22 मार्च की ही रात को भारती पांडे के साथ सुनील कनौजिया ने बड़े बेरहमी के साथ अपनी सारी हरकतों को पार किया है। लेकिन पुलिस की टीम जब इधर भारती पांडे के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि इससे पहले जो होता है कई युवकों के साथ भारती पांडे का लगातार बातों का सिलसिला जारी था। पुलिस की टीम समझ जाता है कि बस करो पति पत्नी के बीच शंका एक सबसे बड़ा बीज बना। इसी की वजह से यह सारा कारनामा हुआ। लेकिन पुलिस की टीम जब जाकर दूसरी तरफ जो होता है सुनील कनौजिया के मोबाइल नंबर का लाल लोकेशन देखती है और CDR डिटेल चेक करती तो पता चलता कि ठीक जो होता है अब 26 मार्च को ही अब सुबह के टाइम जो होता है 2 कम से कम बात इधर अपने बड़े भाई बाबूलाल कनौजिया से हुआ था और पुलिस की टीम का शंका बाबूलाल कनौजिया को चला। इसलिए पुलिस की टीम बाबूलाल कनौजिया के पास पहुंचती है और जब पूछताछ करती है कि आखिर जब तुम्हारे पास कॉल आया हुआ था तो आपने हमें इस चीज़ की जानकारी क्यों नहीं दी। उसी वक्त जब यहाँ बाबूलाल कनौजिया सुनते उसी वक्त कहने लग जाते कि साहब हमें पूरी सच्चाई खुद फ़ोन के द्वारा हमारे अपने छोटे भाई ने
जारी किया है। यह बात थाना प्रभारी जब सुनते बाबूलाल को अपने साथ ले जाते वहाँ के थाने में पेश करते हैं और फिर उनसे जब पूछताछ करते हैं तो बाबूलाल पुलिस के सामने जो सच्चाई बताते हैं, इससे सुनकर लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से थर्रा सा जाता है। असल में पश्चिमी बंगाल का ही जाना माना एक शहर पड़ता है कोलकाता, उसी की रहने वाली होती हैं भारती पांडे। भारती पांडे जो होती है ऑलरेडी शादीशुदा भी होती है, उसका एक अपना बेटा भी होता है जिसका नाम अब राजकुमार होता है। राजकुमार के साथ कोलकाता में काफ़ी साल तौर तरीके से रहा करती थी, लेकिन ना जाने क्या हो जाता है कि इधर खुद भारती पांडे अपने बेटे राजकुमार को लेती, ठीक अब 12 साल पहले जो होता है अब लखनऊ चली आती है। लेकिन जब लखनऊ चली आती है आने के बाद जो होता है मौके पर वहाँ एक फैक्ट्री में अब नौकरी करने लग जाती है। लेकिन जब नौकरी करने लग जाती तो उसी बीच अब उसकी जो मुलाकात होता है जाकर अब राम गोपाल पांडे से हो जाता है। राम गोपाल पांडे जो होता है मौके पर ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है। उसका जो अपना परिवार होता है उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है गोंडा, उसी में ही एक करनागंज पड़ता है, वहीं का रहने वाला होता है। लेकिन जब मुलाकात जाकर इधर खुद भारती पांडे का राम गोपाल पांडे से होता है, दोनों देखकर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और पसंद करने के बाद जो होता है दोनों के बीच रिश्ते पनप जाते। फिर जो होता है भारती पांडे राम गोपाल के साथ अपने सारी ज़िंदगी व्यतीत करने का फैसला ले लेती है और इसी फैसले के तहत जो होता है दोनों एक रिश्ते में बन जाते। फिर पति पत्नी की तरह अब रिश्ते में रहना जब शुरू कर देते हैं तो वक्त बीतने लग जाता है। बीतते बीतते जो होता है राम गोपाल पांडे जो होता है टोटल अब 2 बच्चों का पिता बन जाता है, जिसमें दोनों के दोनों बेटियां होती हैं। लेकिन जब राम गोपाल पांडे समझ जाता कि हमारे इस नौकरी की वजह से हमारे पारिवारिक खर्चा नहीं चल पाएगा तो उसी वक्त फैसला लेता है और इधर होली ग्राम स्कूल जो था उसी में अब रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी आमदनी और बढ़ जाती है और इधर पूरा का पूरा जो परिवार होता है तौ तरीके से अब चलने लग जाता है। लेकिन भारती पांडे को एहसास हो जाता है कि हमारे इस पति की मेहनत मजदूरी की वजह से हमारा पारिवारिक जो खर्चा है तब तक नहीं चल पाएगा, जिसकी वजह से भारती पांडे फैसला लेती है और ठीक जो होता है ठीक वहीं जाकर और पास एक चाउमीन फैक्ट्री होता है। अब उसी में भारती पांडे भी जॉब करने लग जाती तो ठीक ठाक पैसे आने लग जाता है और जीवन खूबसूरत तरीके से बीतने लग जाता है और नेवजा खेड़ा में जाकर वहीं एक कमरा लेते हैं और फिर जो होता है अपने तीनों बच्चों के साथ जो होता है भारती पांडे और गोपाल पांडे रहना शुरू कर देते हैं। खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बीतते बीतते लगभग 8 सालों का वक्त निकल जाता है। लेकिन घटना से मात्र 4 साल पहले जो होता है भारती पांडे के जीवन में एक ऐसा अनजान सा रहस्य आता है जिसकी भारती पांडे खुद कल्पना नहीं कर पाती है, क्योंकि जिस फैक्ट्री में इधर भारती पांडे काम करते थे उसी फैक्ट्री के सामने जो होता एक एल्युमिनियम का ही एक फ्रेम की कंपनी होता है। उसी कंपनी में जो होता है सुनील कनौजिया भी काम किया करता था। ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है, उसके परिवार में उसकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन पारा के इलाके में उसका अपना जो होता है बराबर का एक कमरे का किराए का मकान भी होता है, उसी में उसका रहने का रोज़ का रुतबा होता है। लेकिन इसी भी जो होता है भारती पांडे की जो नज़र होता है एक दिन रास्ते पर खड़े हुए सुनील कनौजिया के ऊपर जब पड़ता है, दोनों एक ही कंपनी के सामने होने की वजह से दोनों का बराबर मुलाकातें बढ़ जाती हैं और इसी बीच अब सुनील और इधर भारती पांडे की भी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से जान पहचान बनाते हैं। जान पहचान बनाने की वजह से दोनों के बीच जो होता है अब बराबर घूमना फिरना चालू हो जाता है। अब इस तरह मुलाकातें बनते कि दोनों के बीच प्रेम संबंध बन जाता। संबंध का जब सिलसिला चालू होता है, चालू होने के बाद बराबर जो होता है इधर भारती पांडे का अब सुनील कनौजिया के कमरे पर आना जाना हो जाता है। जब आना जाना हो जाता है तो भारती पांडे को समझ में आ जाता है कि हमारी जो ज़िंदगी है अब वह राम गोपाल पांडे की वजह से ना चल पाएगी। और तभी भारती पांडे जो था सुनील कनौजिया के साथ अपने सारे जीवन को समर्पित करते हुए अर्धांगिनी बनने का फैसला ले लेती है। और जब ले लेती थी घटना से मात्र 3.5 साल पहले जो होता है इधर अपने तीनों बच्चों को छोड़कर सुनील कनौजिया के साथ जीवन साथी बनने का फैसला लेती है और फिर उसी के कमरे पर आकर अब मौके पर अब रहना जब शुरू कर देती है तो वक्त बड़ी जल्दी जो होता है दोनों का खूबसूरत तरीके से बीतने लग जाता है। क्योंकि जिस फैक्ट्री में काम किया करता था इधर सुनील कनौजिया, उस फैक्ट्री का मालिक उसका अपना भाई इधर बाबूलाल कनौजिया होता है,
जिस फैक्ट्री में शीशे का कटिंग और साथ में वगैरह का कटिंग हुआ करता था, अब सुबह का जब टाइम होता है तो सुनील कनौजिया फैक्ट्री में निकल जाता, शाम को लौटता। लेकिन उससे पहले जो होता है इधर भारती पांडे लौटती और लौटने के बाद जो होता है अपनी ज़िंदगी तौर तरीके से बिताती। लेकिन अकेलापन दूर करने के लिए अब जो होता है इधर भारती पांडे सोशल मीडिया का सहारा, जिसकी वजह से उसकी दोस्ती काफ़ी युवकों के साथ हो जाता है और चंद साल के अंदर जो होता है अब भारती को एहसास हो जाता कि हमें अब चौथे पति की तलाश करना है, जिसकी वजह से अब जो होता है प्रेमी बनाने के बाद चौथे पति के साथ शादी की तैयारी कर ले। तभी इसकी जो खबर होता है कानों कान जाकर सुनील कनौजिया को लग जाता है, क्योंकि जब शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त कमरे पर पहुंचता देखता हर वक्त जो होता है भारती पांडे मोबाइल पर चिपकी हुई होती। इस तरह का नज़ारा देखकर जब पूछताछ करता तो इसी बात को लेकर जो होता भारती पांडे उससे झगड़े करार करती और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू होने लग जाता है। अब इस तरह झगड़ा शुरू हो जाता है कि इधर जो होती भारती पांडे फैसला लेती है और लेने इधर दिलीप कुमार के मकान में जाती है और वहीं जो होता है उन्हीं के कमरे में किराए तौर के तौर पर रहना शुरू कर देती है। 28 रुपये किराया देती है और फिर जो होता है उसका बराबर फैक्ट्री में नौकरी पर आना जाना हो जाता है। लेकिन सुनील जब पता पाता सुनील जो होता पहुंचता फिर जो होता डांट फटकार लगाता है। लेकिन न जाने कैसे दोनों के बीच सहमति आता है कि दोनों ठीक 1 हफ्ते बाद अब साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जब कभी शाम का टाइम शाम के टाइम जो होता सुनील जब कमरे पर पहुँचता है तो भारती पांडे को फ़ोन पर लिपटा देखता, उसके मन में शंका होता है। इसी वजह से अब दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाते हैं। अब इस तरह झगड़े शुरू हो जाते हैं कि दोनों के बीच आए दिन पिटाई का सिलसिला भी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही अब 22 मार्च साल 2019 का वक्त होता है, उसी वक्त जो होता है शाम के टाइम में दोनों के बीच एक ही बात के लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बात को लेकर भारती करने लग जाती है कि हमारी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। लेकिन इसी बीच को लेकर दोनों के बीच ऐसी बात आती कि इधर सुनील कनौजिया वहीं पर रखा हुआ एक आरी कटिंग मशीन होता, उसी से बेरहम तरीके से तौर तरीके से भारती पांडे का गला दबाकर हत्या करने के बाद टुकड़े कर कर बॉडी को वहाँ एक बैग में पैक करता है और फिर जो होता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दूसरी तरफ जो होता है इधर आरा के इलाके में ले जाकर बॉडी को डंप कर देता है। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त बीतता तो उधर जाकर मोबाइल को बंद कर देता और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही 26 मार्च साल 2019 का वक्त होता, सुबह के टाइम में सारी घटनाक्रम की जानकारी अपने बड़े भाई बाबूलाल को दे देता है। लेकिन इस तरह की बाबूलाल जब खबर पाते उसी वक्त पूरी तरह सनस रह जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में बाबूलाल कनौजिया की उसी वक्त पुलिस की टीम होती है, अब सनस रह जाते हैं। सबसे पहले बाबूलाल कनौजिया को अपने कस्टडी में ले जाती वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में उनके ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की जो टीम होती है सुनील कनौजिया की तलाशी करने के लिए अपने हिसाब से दल बल की टीम के साथ लगी पड़ी होती है। लेकिन इधर बाबूलाल कनौजिया के द्वारा पुलिस के सामने एक और सच्चाई आया हुआ था। पता चलता है कि सुनील कनौजिया जो होता है आत्महत्या कर चुका है। लेकिन पुलिस की टीम सुनील कनौजिया की तलाशी करने के लिए अपने दल बल टीम को मौके पर उसी के इर्द गिर्द बढ़ाना शुरू करवा देती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की टीम की जब सच्चाई लोग सुनने के बाद लोग दंग से रह जाते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।